नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो आइए देखते हैं होता क्या है। देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है अनकंस्ट्रेंट, एक है ऑप्टिमाइजेशन। हम लोगों का पाला इस शब्द से पहले पढ़ चुका है, ऑप्टिमाइजेशन से पहले पढ़ चुका है, जब हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस किया था। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया था, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज किया था, प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज किया था, आउटपुट को भी मैक्सिमाइज करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। ये सब काम किए थे। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ किया था। अब आइए देखते हैं अनकॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है। अनकॉन्स्टेंट को समझने के लिए हमको सबसे पहले कांस्टेंट समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या होता है। देखिए हम लोगों ने यूटिलिटी कर्व देखा था। यूटिलिटी कर्व में क्या होता था कि कुछ इस तरह से यूटिलिटी कर्व होता था हमारे पास, और जो यूटिलिटी कर्व सेंटर या ओरिजिन से जितनी दूर होती थी वहाँ उतनी अधिक यूटिलिटी मिलती थी। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि यूटिलिटी का कॉन्टेक्स्ट, यूटिलिटी का यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में होता था। इसका यूज़ होता था कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के कंटेक्स्ट में। तो कंज्यूमर तो चाहेगा ना कि भाई इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि इनकम उसकी उतनी नहीं होती थी कि वो मैक्सिमम यूटिलिटी ड्रॉ कर सके। सिमिलरली हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन में भी देखा था कि कॉस्ट कांस्टेंट होता था तो कंपनी अपने मन से आउटपुट को नहीं बढ़ा सकती है। लेकिन इकोनॉमिस्ट का काम क्या है, जो भी कांस्टेंट दिया हुआ है उसी में फंक्शन को ऑप्टिमाइज करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम एक इकोनॉमिस्ट का है। तो इकोनॉमिस्ट उसी कांस्टेंट का को मद्देनज़र रखते हुए एक फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। उसकी वेरियस टेक्निक्स होती हैं, लेकिन हमारे पास कई सिचुएशंस ऐसे भी आती हैं जब ऑप्टिमाइजेशन करना होता है लेकिन किसी प्रकार का कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन, क्या कांस्टेंट है? कोई कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत इजीली किसी भी फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं होता क्या है। हम लोग कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन भी पढ़ेंगे, पहले हम लोग अनकांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन देख लें, जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है। आसान तो कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन भी है, लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो अनकांस्टेंट थोड़ा ज़्यादा आसान है। आइए देखते हैं होता क्या है। हम लोगों के पास जब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता था y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वैसे स्थिति में हम करते क्या थे, एफ डैश एक्स निकालते थे जिसको 0 के बराबर रखते थे। हमको दो पॉइंट्स मिलते थे, x1 एंड x2। फिर एफ डबल डैश x1 निकालते थे, इसके नेचर को देखते थे। अगर ये 0 से बड़ा होता था तो कहते थे कि x1 पॉइंट जो है वो मिनिमा है। सिमिलरली अगर एफ डबल डैश x2 निकालते थे, अगर ये 0 से छोटा होता था तो कहते थे x2 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। कुछ ऐसा ही होता था। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि सिंगल वेरिएबल है नहीं, अब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। वैसी स्थिति में से कैसे निपटा जाए? वैसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारा कुछ फंक्शन इस तरह से है, ठीक है। तब क्या करते हैं, तब हम ये तो हमको निकालना आ गया, अच्छी तरीके से निकालना गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हम 0 के बराबर रखते हैं। हमको यहाँ दो इक्वेशंस मिलते हैं, उनमें से हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं। सिमिलरली डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट्स हमको निकले होते हैं उन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ रख के इसका नेचर को हम लोग देखते हैं। एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये भी निकालते हैं, ये भी निकालते हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये जो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे से? आर से, स्मॉल आर। उसी तरह से डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नीचे वाली क्वांटिटी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अब कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, उस पर हम लोग अभी पहले नोट कर लीजिए, बाद में उस पर समझेंगे क्या होता है। अब देखिए, 3 कंडीशंस होती हैं। आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, आर इज ग्रेटर देन 0 एंड टी इज ग्रेटर देन 0। जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारा जो पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? मिनिमम, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, लेकिन आर इज लेस देन 0 एंड टी इज ऑल्सो लेस देन 0। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब एक तीसरी स्थिति होती है जिसका हम लोग को बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करना पड़ेगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट पर एक ब्रीफ डिस्कशन जो था पिछले वीडियो में किया जा चुका है, ठीक इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सैडल पॉइंट पर इंट्रोडक्टरी आप लोगों को नॉलेज दी गई है, ठीक है। सैडल पॉइंट पे क्या होता है? ना फंक्शन मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, नो मैक्स नो मिन, ठीक है। इसको रहने देते हैं, अब इसको समझते हैं होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब जो पॉइंट आता है उस पॉइंट को हम यहाँ रखते हैं। इसको एक ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा है, तो बेहतर होगा कि हम एक एग्जाम्पल से इसको समझें। आइए देखते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास है, z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस, इसको प्लस ही कर दीजिए, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर वाई, या एक्स वाई स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये फंक्शन एक हमारे पास है। पहले निकालते हैं हम इसका डेल जेड अपॉन डेल एक्स। कितना होगा? 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस ठीक है 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर, सही है। आइए अब निकालते हैं हम डेल जेड अपॉन डेल वाई। कितना होगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 2xy हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस निकल कर आए। पहला इक्वेशन ये वाला आया और दूसरा इक्वेशन ये वाला निकल कर आया। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड 2xy इज इक्वल्स टू 0। 2 इक्वेशंस निकल के आए, हमको दोनों को सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर ये लीनियर इक्वेशंस होते तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता, परंतु ये लीनियर इक्वेशंस हैं नहीं, तो इनको सॉल्व करना थोड़ा कठिन होगा। आइए इस कठिनाई को दूर करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए नीचे वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2xy इज इक्वल टू 0 है, तो इसका ये मतलब हुआ या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। आइए देखते हैं। केस 1, लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x को 0 मान लिया, और x को 0 मान लिया और इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में उसको डाल दिया। ऊपर वाले इक्वेशन में डालने के बाद हमको क्या मिलेगा?
एक काम कीजिए, यहाँ पे कुछ इमेजिनरी पॉइंट्स मिलने लगेंगे, उससे अच्छा है इसको माइनस ही रखिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर x को 0 रखेंगे तो -3 + y² = 0 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो y² = +3 क्वांटिटी मिलेगी हमको। अगर यहाँ प्लस कर दिया तो माइनस क्वांटिटी मिलेगी, तो फिर हमको इमेजिनरी नंबर मिलने लगेंगे। उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जो एक अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अप्रोच क्या होती है, वो अप्रोच समझना है हम लोगों को। वैसे फंक्शन ये भी सही है, यहाँ भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग सीख नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट x = 0, तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, -3 + y² = 0। दिस इम्प्लाइज y² = 3। दिस इम्प्लाइज y = ±√3। कुछ इस तरह से चीज़ें आएंगी। जब इस तरह से चीज़ आएगी तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट क्या हुआ, 0√3, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ, 0 -√3। कोई शक यहाँ तक, ठीक है। अब आइए इसको हम रब कर देते हैं। इसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी, ये भी काम पड़ेगा, इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। आइए, खैर इसी में हम लोग स्पेस मैनेजमेंट करते हैं। आइए, सेकंड स्टेप क्या होगा। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को खाली लिख लेते हैं, स्टेप्स की क्या ज़रूरत है। जो पॉइंट्स निकल गया, पॉइंट्स हमारे पास निकल के सामने आ गए। अब क्या करते हैं, y = 0 कर देते हैं। y = 0 कर देते हैं, ठीक है। जब y = 0 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3x² - 3 = 0। देखिए यहाँ भी हमको माइनस करने से फ़ायदा ये हो रहा है, यहाँ माइनस करने से फ़ायदा ये हो रहा है। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर वहाँ पे वही प्रॉब्लम होता, इमेजिनरी नंबर मिलते तो कुछ पॉइंट्स हमको मिलता नहीं। 3x² - 3 = 0। दिस इम्प्लाइज 3x² = 3। This implies x² = 1. This implies x = ±1। यानी अब हमको 2 पॉइंट्स और मिल गए। कौन कौन से 2 पॉइंट्स मिले, 1 0 और -1 0। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसको अब फर्दर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए। ऊपर वाले को f, अच्छा इसको एक सिंबल और भी तो हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरह भी तो डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसको इसी तरह हम लोग डिनोट करेंगे, f(x(x) = अब फर्दर x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो कितना आएगा, 3 2 6x आ जाएगा। सिमिलरली f(y(y) कर देंगे, f(y(y) कर देंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको हम लोगों ने कहा था r, इसको बोला था t। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास fxy एक और करना है हमको। fxy जब करना होता है तब हमारे पास प्रश्न ये होता है कि हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें या फिर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। हम लोग जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे तब ये भी पढ़ा था कि या तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए या फिर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। इसको हम लोगों ने थ्योरम भी पढ़ा था, यंग थ्योरम, कुछ याद आ रहा है, यंग थ्योरम। यंग थ्योरम क्या कहता था, यंग थ्योरम कहता था fxy = fyx, ठीक है। उसी यंग थ्योरम को हम लोग यहाँ पे यहाँ भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ होता है, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2y मिलेगा। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ भी हमको 2y मिलेगा। कैसा भी कुछ भी कर लो तो हमारा आंसर 2y ही आने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास
जो रिजल्ट चाहिए था हमको आ गया है, इसको रब किया जा सकता है। अब इसको भी फंक्शन को भी रब किया जा सकता है। ये अब देखते हैं, अब एक एक पॉइंट को चेक करते हैं। चलिए पहले इस पॉइंट को देखते हैं। 0√3 क्या होता है? 0√3 पर f(x) कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। t इज इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। लेकिन s कितना होगा? s होगा 2√3, यानी RT माइनस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा? RT माइनस एस स्क्वायर। ये R भी 0 है, T भी 0 है, तो ये 0 हो गया। माइनस एस स्क्वायर कितना होगा? यही निकाल लेते हैं ना, 2 2 4 3 12 हो जाएगा। 0 माइनस 12 विच इज लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? हमारा सैडल पॉइंट होगा, यानी ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा, दिस पॉइंट, ये हमारा सैडल पॉइंट हो जाएगा, SP। ठीक है, एक पॉइंट पे टेस्टिंग हो गई। अब दूसरे पॉइंट पे देखा जाए, दूसरे पॉइंट पे क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? 0 और -√3। तो अब देखिए ये 0 हो जाएगा क्योंकि x की जगह 0 आएगा यहाँ पर, यहाँ भी x की जगह 0 आएगा, तो ये हो गया। यह -√3 है, तो 2 इंटू -√3 कितना हो जाएगा? -2√3 हो जाएगा। -2√3 का स्क्वायर भी कितना होगा? 12 ही होगा। यानी ये वाली क्वांटिटी भी हमारी 0 - 12 0 से छोटी होगी, ये वाली क्वांटिटी भी छोटी होगी। इसका मतलब ये वाला भी हमारा एक सैडल पॉइंट होगा, SP। ठीक है, अब आइए अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं, 10 को देखते हैं। 10 पे 6 इंटू 1, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू हो जाएगी 1। T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, R की वैल्यू 6 हो जाएगी ना, R की वैल्यू हो जाएगी 6। T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T की वैल्यू भी 2 इंटू 1 2, और S की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो S स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, S स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। यानी R इंटू टी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, मतलब ये सैडल पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है इसलिए ये सैडल पॉइंट नहीं है। तो ये है क्या? मिनिमा है या मैक्सिमा है? जब सैडल पॉइंट नहीं है तो या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा। आइए देखते हैं। उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा था, R और T का नेचर भी देखा था। इफ R इज ग्रेटर देन 0, यस R इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए -1 और 0 पे चर्चा की जाए। 6 इंटू -1 कितना होगा? ये -6 हो जाएगा। 2 इंटू -1 कितना होगा? -2 हो जाएगा। फिर 0 का 0 है तो एस स्क्वायर 0 हो जाएगा। RT देखते हैं, -6 इंटू -2 + 12, ये फिर 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो ये भी सैडल पॉइंट तो नहीं होगा। हाँ, सैडल पॉइंट नहीं होगा, तब नेचर देखते हैं। और नेचर देखने के लिए हमने क्या देखना है? R को देखना है, R इज लेस देन 0 एंड T इज लेस देन 0। इसका मतलब पॉइंट क्या होगा हमारा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू हम ओरिजिनल फंक्शन में रख देंगे तो हमको कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज भी निकल जाएगी। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सीख लिया, कोई समस्या? और हम लोग का सुझाव ये है कि इस पर कुछ क्वेश्चंस और जितने हो सकते हैं आप लोग की किताब में, जिस भी किताब को आप लोग रेफ़र कर रहे हैं उस किताब को रेफ़र कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उस किताब से कीजिए। अभी हम लोग का जो क्वेश्चन बैंक कंपाइल हो रहा था वो भी जल्द आने वाला है। जब तक आ नहीं जाता है तब तक इसको आप लोग अपने जिस भी किताब को आप लोग रेफ़र कर रहे हैं अपने कॉलेज में
या अपनी यूनिवर्सिटी में उस किताब के प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ इकोनॉमिक फंक्शंस के साथ। वहाँ पर हम लोग देखेंगे अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का किस तरह यूज़ होता है, किस तरह यूज़ करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ, नए न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।